माँ बाप, ये दो ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ अगर हम ढूंढने निकले तो शायद सदियां बीत जाए, लेकिन इनको महसूस हम सभी ने किया है। क्या आप जानते हैं, हमारे माँ बाप जो हमारी खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और पाई पाई जोड़ते हैं ताकि हम अपना जीवन सुखमय तरीके से काट सके। उन माँ बाप से जब बड़े होकर उनके बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं तो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। तो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में सुना था कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे सो रही थी। जब उनसे पूछा गया कि माता जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने रोते हुए जवाब दिया कि मेरे बेटे ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है, घर से बाहर निकाल दिया है। उससे थोड़े दिन पहले हमने न्यूज में सुना था कि एक बुजुर्ग पिता जो कि व्हील चेयर पर थे, उन्हें वृद्ध आश्रम के बाहर उनकी व्हील चेयर को गेट से चेन से बांधकर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। और जिस गाड़ी में छोड़ा गया था वो कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, बल्कि एक बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो थी। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि हार्श रियलिटी है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के बारे में। ये एक्ट एक उम्मीद की किरण है उन सभी बुजुर्गों के लिए जिनके बच्चों ने या तो उन्हें देखना बंद कर दिया है, या उन्हें उन्हीं की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया है, या फिर उनके बच्चों ने उन्हें प्यार से बहला कर फुसला कर प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और अपने पेरेंट्स को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया है। ये एक्ट जो है उन सभी बुजुर्गों के लिए बहुत अहम एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट उन्हें एक ऐसी रेमेडी प्रोवाइड करता है जहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। ये एक्ट जो है वो उन सभी बुजुर्गों की लाइफ एंड डिग्निटी को बचाता है ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी आराम से व्यतीत कर सके। तो आइए चलिए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। तो 2007 से पहले सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स के पास ऐसा कोई लॉ था ही नहीं जो उनकी प्रोटेक्शन कर सके। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि पेरेंट्स प्यार में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते थे, या फिर ऐसा माइंडसेट ही चल पड़ा था कि हाँ, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही पार्टीशन कर देते ताकि बच्चे बाद में जाकर लड़े ना। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जिस दिन प्रॉपर्टी हुई ट्रांसफर, उस दिन के बाद से पेरेंट्स को या तो निग्लेक्ट कर दिया जाता था, या तो उनका हाल नहीं पूछा जाता था, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था, या उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। ऐसे इतने ज्यादा केसेस हो गए थे कि मजबूरन हमारे कंट्री में ये लॉ को लाना पड़ा। इस लॉ की वजह से इतनी मदद हो गई है उन सभी सीनियर सिटीजन्स की जिन्होंने प्यार में या फिर उनसे बहला फुसला के प्रॉपर्टी अगर बच्चों ने अपने नाम कर ली है और उसके बाद उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर उन्हें उसी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया है, वो प्रॉपर्टी उन सभी बुजुर्गों को वापस दिलाई जा सकती है। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में, जो कि इस एक्ट का सबसे मेन सेक्शन है, जिसमें आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी जो अपने बच्चों के नाम कर चुके हैं उसे अपने नाम पर दोबारा कराया जा सके। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस एक्ट में ये समझ लेते हैं कि चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन का मतलब होता है सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। तो जी हाँ, अगर आप एक लड़की हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना, या आप एक ग्रैंड डॉटर हैं या फिर एक ग्रैंडसन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने नाना नानी को, दादा दादी को नहीं मेंटेन करूंगा या करूंगी। तो चिल्ड्रन में सभी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटेनेंस। मेंटेन करने का क्या मतलब है इस एक्ट के अंडर? मेंटेन करने का मतलब है कि आपको अपने अपने माँ बाप को फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आपके बुजुर्ग माँ बाप, खान पान, साथ में एक छत और मेडिकल ट्रीटमेंट जितना भी है, उन सभी का भार आप बच्चों को उठाना पड़ेगा।
पेरेंट का मतलब क्या है इस एक्ट के अंडर? पेरेंट का मतलब है फादर, मदर, वेदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, स्टेप फादर, स्टेप मदर, एज द केस में बी, वेदर और नॉट फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये सेक्शन कहता है, जो ये एक्ट कहता है, वो ये है कि इस एक्ट के तहत माँ बाप कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आपका खून का रिश्ता हो, अगर आपने अपने बच्चे अडॉप्ट किए हैं या फिर आप स्टेप फादर या स्टेप मदर हैं, तब भी आप एक पेरेंट कहलाए जाएंगे और इस एक्ट के अंदर आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल हो, जैसे कि गाड़ी या फिर घर, एंसेस्ट्रल या सेल्फ एक्वायर्ड हो। एंसेस्ट्रल मतलब कि आपको 2 जनरेशन ऊपर देखना है, अपने दादाजी परदादाजी की जो प्रॉपर्टी है वो, या फिर सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि आपके माँ बाप ने जो खुद खरीदी है। नेक्स्ट आता है टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। टैंजिबल का मतलब है जिसे छुआ जा सकता है और इनटैंजिबल का मतलब है जिसे छुआ नहीं जा सकता। अब यहाँ पर टैंजिबल प्रॉपर्टीज हो गई जैसे कि घर, दुकान, गाड़ी, ये सब टैंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाता है, ज्वेलरी। और हमारी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाता है जैसे कि गुडविल, कि आपकी क्या गुडविल है पूरे एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि मान लीजिए कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, वो सभी इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है। उसके बाद कोई भी राइट या फिर इंटरेस्ट जो आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मिल रहा है, जैसे कि आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी है उसको रेंट पर चढ़ा दिया है, वो जो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है उस प्रॉपर्टी पे, या फिर आप लोगों को जैसे कोई दुकान है उसको चढ़ा रखा है आपने और वहां से जो उसके एसेट्स आ रहे हैं, वो सभी कुछ प्रॉपर्टी के अंडर आता है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव की डेफिनेशन। रिलेटिव का यहाँ पर मतलब है एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर एंड इज इन पोजेशन और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। यानी कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं और उनके जो रिलेटिव्स जिनके पास उनकी प्रॉपर्टी जाई जा सकती है, यानी कि नेक्स्ट इन लाइन जो भी है, उनको रिलेटिव की कैटेगरी में रखा जाएगा एंड वो लोग बाउंड होंगे उन सभी सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस एक्ट की, सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन कौन होता है? मींस एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स और अबव, यानी कि 60 इयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो सभी इस एक्ट के अंडर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन को, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 23। तो अब बात करते हैं सेक्शन 23 की, जो इस एक्ट का एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। अगर एक सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव या बच्चे को इस शर्त पे ट्रांसफर की हो कि वो उनका ध्यान रखेंगे और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाते हैं, तो वहां पर सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी गई थी उसको वॉइड करवा सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं सेक्शन 23 के मेन इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई होनी चाहिए। यानी कि इस सेक्शन के अंडर अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी जिसमें या तो सीनियर सिटीजन्स रह रहे थे या वो सीनियर सिटीजन्स की थी किसी भी वे से, चाहे एंसेस्ट्रल हो, चाहे उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी है। और जरूरी नहीं है ट्रांसफर आपकी इसी वे से हो कि आपने कोई पैसा लिया है उसके लिए, जी नहीं। अगर आपने विल के थ्रू करी है या फिर आपने गिफ्ट डीड के थ्रू करी है अपने बच्चों को ट्रांसफर वो प्रॉपर्टी, तो वो आप तब आप इस सेक्शन में आकर उस प्रॉपर्टी को वॉइड करार करवा सकते हैं, यानी कि उस ट्रांसफर डीड को जो ट्रांसफर हुई थी उसको कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो ट्रांसफर है वो कंडीशनल ट्रांसफर है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप कहीं लिखित में दें कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करी है और इसके बाद उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो मुझे मेंटेन करें। ये लिखित में होना जरूरी नहीं है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है कि मैं बच्चों अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें
मुझे मेंटेन करना है, मुझे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है, मेरा ध्यान रखना है। ये होता है कंडीशनल ट्रांसफर। तीसरी चीज जो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं वो ये है कि अब आपके बच्चे आपको मेंटेन नहीं कर रहे, यानी कि फेलियर ऑफ मेंटेनेंस। आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, अब आपके बच्चे आपका नहीं ध्यान रख रहे, यानी कि फेलियर। जहां पर भी फेलियर हुआ है वहां पर इस सेक्शन के तहत सीनियर सिटीजन्स, सभी बुजुर्ग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी गई थी उसे वापस ले सकते हैं। आइए चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अगर किसी को, सीनियर सिटीजन को, अगर इस 23 सेक्शन के तहत अपनी एप्लीकेशन फाइल करवानी हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो है आइडेंटिफाई द जुरिस्डिक्शन, यानी कि एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर सीनियर सिटीजन रहते हैं। दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन को प्रिपेयर कैसे करना है। एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल जो कि ट्रांसफर करी गई है वो सभी डिटेल्स को आपको उस एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, और ट्रांसफर के टर्म्स भी लिखने पड़ेंगे, और कैसे आपका बच्चा यानी कि जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरर कौन हुआ, सीनियर सिटीजन, कैसे उन्हें मेंटेन नहीं कर रहा है, कैसे उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है और वो फेल हो चुका है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रांसफर डीड हो गया है, कि आपको निग्लेक्ट करा जा रहा है और आप कहीं और रह रहे हो, इसका प्रूफ, जो भी आपकी कम्युनिकेशंस हुई हैं उन सभी का प्रूफ भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तीसरी है सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को या तो पर्सनली या फिर अगर आपके वकील हैं तो उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को फाइल करें। कई स्टेट्स ने प्रोसेस इतना सिंपल कर रखा है कि सीनियर सिटीजन्स को कोर्ट फी भी एग्जेम्प्ट कर रखी है, कोर्ट फी भी नहीं देनी पड़ती। ट्राइब्यूनल हियरिंग, अब सबसे पहले जहां पर आपकी केस जाएगा वो है ट्राइब्यूनल में। आपकी एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा और उसके बाद जो आपके ट्रांसफरी है यानी कि आपके बच्चे, उनको नोटिस दिया जाएगा। किस बात का नोटिस, कि आपको अब कोर्ट में आना है और हमारे कोर्ट के सामने हियरिंग होगी। ठीक है, दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, और ट्राइब्यूनल जो है सारी बातें सुनने के बाद एक डिसीजन देगा जो कि सीनियर सिटीजन्स के ध्यान को रखते हुए किया जाएगा। और अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ट्रांसफरी है यानी कि बच्चे जो है वो सीनियर सिटीजन का ध्यान रखने में फेल हुए हैं, तो वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, यानी कि रिस्टोर कर दी जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो डिसीजन आया है ट्राइब्यूनल के थ्रू वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है और आपको लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन दिया है, तो उस केस में आपको अपेलेट अथॉरिटी के पास जाना है, यानी कि आपको अपील फाइल करनी होती है। ट्राइब्यूनल का जो प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होता है। यहाँ पर मैटर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता, लीगल टेक्निकलिटीज में बेचारे बुजुर्ग पिस ना जाएं, इसलिए इस प्रोसीजर को काफी आसान रखा गया है। ये ट्राइब्यूनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 डेज के अंदर अंदर इन सभी मामलों को सुलझाया जा सके। और ट्राइब्यूनल प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर डीड है उसे तो कैंसिल करवा ही सकता है, साथ ही साथ वो बच्चों को भी ये बोल सकता है कि अपने बुजुर्गों यानी कि पेरेंट्स को मेंटेनेंस दिया जाए ताकि वो आसानी से अपना बुढ़ापा गुजार सके। अगर बच्चों को या फिर सीनियर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन ट्राइब्यूनल ने दिया है वो उनके अगेंस्ट है और वो उन्हें फेवर नहीं करता, तो उस केस में वो अपील भी फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करनी होती है 60 डेज के अंदर अंदर एपेलेट अथॉरिटी के पास, ताकि जो मामला है उसे दोबारा सुना जा सके और उस मामले की तह तक पहुंचकर एक सही डिसीजन पर आया जा सके। लेकिन जहां आता है एक अच्छा एक्ट, उसके साथ आते हैं उसके मिसयूज। ये एक्ट बनाया गया था ताकि बूढ़े बुजुर्ग जिनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी दोबारा वापस दिलाई जा सके, ताकि उनके पास एक छत हो, ताकि वो अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सके। लेकिन इस एक्ट को इतना मिसयूज कर लिया गया है आज की डेट में, चाहे लड़ाई हो पेरेंट्स और बच्चों की, जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हरास करे,
या फिर लड़ाई हो भाई बहनों की, कि एक बहन या भाई के साथ माँ बाप रह रहे हैं और दूसरे वाले को प्रॉपर्टी से निकालना है, इस एक्ट को मोड़ तड़ोड़ के पूरी तरीके से एक जरिया बना लिया गया है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। इस एक्ट को अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है ताकि प्रॉपर्टी जो है उसको अपने नाम कराया जा सके। आखिर में कोर्ट्स ने ये भी कह दिया है कि जिन भी ट्राइब्यूनल्स के पास ऐसे केसेस जाते हैं वो सिर्फ इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन दे। सिर्फ इमोशनल पेरेंट्स या फिर इमोशनल बच्चों को देखकर एक इमोशनल डिसीजन दे देने से एक सही फैसला या जस्टिस नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आखिरकार इस एक्ट का मकसद ये है कि बूढ़े बुजुर्गों की डिग्निटी और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका मिसयूज करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, कोई ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उन्हें एक रास्ता दिखाएं जिससे वो अपना बचा कुचा जीवन अच्छी तरीके से, आरामदायक तरीके से गुजार सके। आखिरकार तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी आपको छत दे सकती है, पैसे आपको खाना दे सकते हैं, जिंदगी जीने के लिए तो बस बच्चों का प्यार और उनका साथ चाहिए होता है। उस उम्र में आकर उन्हें पैसे और प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, वो बस आपका साथ और प्यार चाहते हैं, वो एक रिस्पेक्ट चाहते हैं जो उन्होंने पूरी उम्र अपनी घिस घिस के जो निकाल दी है आप लोगों के लिए, वो बस उसके लिए थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट चाहते हैं। अगर कभी कभार बुजुर्ग इरिटेट होकर आपको कुछ कह भी दे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें ऐसे मत ट्रीट कीजिए जैसे कि कोई घर में रखा हुआ सामान हो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज उनका है तो कल आपका भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाती रहूंगी और आप लोगों को इनलाइटन करती रहूंगी इन सभी लीगल टॉपिक्स के बारे में। So guys, kindly like, share and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.